नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, बिहार पर्यटन के मामले में देश का प्रमुख राज्य बन सकता है। बिहार में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन करने आई 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम का दौरा आज पूरा। विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर नामांकन में तेजी आई। तरारी से भाजपा के विशाल प्रशांत ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। और राज्य सरकार ने बीसीसीआई के साथ मिलकर पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित करने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि बिहार समेत देश के पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ये आर्थिक प्रगति की गाड़ी का इंजन बन सकता है। पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय ट्रैवल और टूरिज्म फेयर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उद्घाटन करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के विकास से रोजगार सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में विविधताएं हैं, इसे देखते हुए ये देश की पर्यटन की राजधानी बन सकता है। आने वाले समय में बिहार में भी पर्यटन के बढ़ने की अपार संभावना है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है, जिस तरह से मैंने देश के रूप के विषय में आपसे कहा कि टूरिस्ट के एपेटाइट को शांत करने के लिए जितनी तरह की आवश्यकताएं हो सकती है, उसकी जितनी अपेक्षाएं हो सकती है, वो सारी अपेक्षाएं जो है वो पूरी करने की क्षमता भारत में है। अगर मैं भारत से नीचे उतर करके अगर किसी एक प्रदेश में देखूं तो ये बिहार ऐसा प्रदेश है जिसमें सब तरह की संभावनाएं बिहार में है और बिहार आने वाले समय में देश का टूरिज्म कैपिटल बन सके, इतनी क्षमता बिहार की इस धरती पर है। क्योंकि बिहार की ये धरती दुनिया को धर्म देने वाली धरती है, दुनिया को ज्ञान देने वाली धरती है, दुनिया को विज्ञान देने वाली धरती है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने युवाओं को टूरिज्म सेक्टर के साथ जोड़ने के लिए हमने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी ये 2 नई योजनाओं पर काम करना प्रारंभ किया है, जहां युवा पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए साथ जुड़ सकें और वो जुड़ करके आने वाले समय में अपने लाइवलीहुड को, अपने रोजगार का सृजन भी कर सकें और साथ साथ में भारत के टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में भी काम कर सकें। उस क्षमताओं के संवर्धन के लिए मैं हमने काम करना प्रारंभ किया है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को विकसित करने के लिए कई प्रकार की सहूलियत दे रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यटन के नए केंद्रों को विकसित करने के लिए हाल में शुरू की गई मेरा प्रखंड मेरा गौरव योजना का भी उल्लेख किया। श्री मिश्रा ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। अभी का समय है कि जहां विभिन्न राज्य एक साथ, बहुत बार हम देखते हैं कि हम लोग कॉम्पीट भी करते हैं, प्रतिस्पर्धा भी रहती है अपने नीतियों को लेकर, अपने पॉलिसीज को लेकर। साथ ही साथ हम लोग कोलैबोरेट भी करते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं। बिहार के विभिन्न राज्यों में भाग लेता है जब इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है, हम लोग भी उसमें हिस्सा लेते हैं। 2 दिवसीय इस मेले में 17 राज्यों के अलावा नेपाल और भूटान से 150 से अधिक विभाग, टूर ऑपरेटर और पर्यटन समूह हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आए पर्यटन विभाग के अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि उनका पवेलियन 2025 प्रयागराज महाकुंभ को लेकर लोगों को जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। इस बार जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो हमारा 2025 में सबसे बड़ा जो हमारा आकर्षण है वो प्रयागराज में जो 2025 में हमारा कुंभ का आयोजन है, वो सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है अयोध्या है, वाराणसी है और चित्रकूट है। इसके साथ साथ इको टूरिज्म के बहुत सारे अच्छे पॉइंट जो है डेवलप किए गए यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। आप आइए उत्तर प्रदेश में, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बिहार में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन करने आई 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम का दौरा आज पूरा हो गया है। केंद्रीय दल के सदस्यों ने पहले बाढ़ से प्रभावित सीतामढ़ी जिले के बेलसंड प्रखंड का दौरा किया। टीम के सदस्यों ने यहां सड़क, पुलियों, घरों और फसलों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी इकट्ठा की।
दिल्ली लौटने से पहले अधिकारियों के दल ने आज शाम बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। गौरतलब है कि केंद्रीय दल का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी कर रहे थे। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य तेज हो गया है। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इन चारों सीटों पर 9 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आज तरारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत उर्फ सुशील पांडेय ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विशाल प्रशांत पूर्व विधायक सुनील पांडेय के पुत्र हैं। हमारे कैमूर संवाददाता ने बताया है कि आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव समेत 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इधर हमारे गया संवाददाता ने बताया है कि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी तबरेज आलम ने नामांकन पत्र दाखिल किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राज्य में हो रहे उपचुनाव में 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। एआईएमआईएम ने बेलागंज से मोहम्मद जामिन अली और इमामगंज से कंचन पासवान को प्रत्याशी बनाया है। जानकारी के अनुसार तरारी विधानसभा क्षेत्र से भी पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है। एआईएमआईएम के चुनाव मैदान में आ जाने से इन सीटों पर मुकाबला रोचक हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में चुनावी शंखनाद करेगी। श्री पासवान ने पटना में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह घोषणा की। आगामी 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पार्टी पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। एक लंबा समय हुआ जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, उस वक्त पार्टी ने आखिरी बार गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया था। उसके बाद इस बार हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में मारे गए बिहार के 3 श्रमिकों का शव आज पटना पहुंचा। प्रशासन ने शवों को मधेपुरा और वैशाली स्थित उनके पैतृक गांवों तक पहुंचा दिया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर मधेपुरा जिले के हनुमान नगर चकला गांव के मोहम्मद कलीम और रामपुर लाही के मोहम्मद हनीफ, जबकि वैशाली जिले के अकबरपुरा गांव के फहीम नसीर की हत्या कर दी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। राज्य सरकार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के साथ मिलकर पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। स्टेडियम को 40,000 दर्शकों की क्षमता वाला बनाया जाएगा। स्टेडियम में रेस्तोरां के साथ साथ बेहतर सुविधा वाले 70 रूम भी बनाए जाएंगे। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने तिरहुत मुख्य नहर की मरम्मत के लिए लगभग 182 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रत्यय अमृत को विकास आयुक्त बनाया गया है। वे स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग में ACS के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे। विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद को मुख्य जांच आयुक्त बनाया गया है। वहीं मिहिर कुमार सिंह को पथ निर्माण विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि नर्मदेश्वर लाल को खान एवं भूतत्व विभाग में प्रबंध निदेशक बनाया गया है। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार कृषि और किसानों के विकास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पांडेय ने 39 किसानों और किसान समूहों के बीच कृषि यंत्रों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए उन्हें सभी संसाधन रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री पांडेय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र में 186 करोड़ रुपए का अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है।
सारे संसाधन किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि किसान आधुनिकतम तरीके से खेती करे और खेत से ज्यादा लाभ प्राप्त करे, ताकि किसानों के घर में आर्थिक समृद्धि है। और आज के समय में ये जरूरी है कि आधुनिकतम यंत्रों के उपयोग के साथ खेती की जाए ताकि फसल का पैदावार बढ़े और गुणवत्तापूर्ण हो। और इसके लिए किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा दिया जाता है और इसी के मद में हम सब लोग 186 करोड़ रुपया इस काम पे खर्च करेंगे। अभी तक लगभग 75 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है और आज 17 जिला के किसानों को ये उपकरण दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा आज किशनगंज पहुंची। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के इस भाग में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने सीमांचल के स्वरूप को बिगाड़ कर रख दिया है। भाकपा माले ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बेरोजगारी के मोर्चे पर युवाओं के साथ धोखा कर रही है। पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने आज बदलो बिहार न्याय यात्रा के दौरान समस्तीपुर में कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी के कारण युवा और मजदूर अन्य प्रदेशों में पलायन के लिए विवश हैं। याम, लुआम, सकरी तीनों लोहा चीनी मिल बंद है। समस्तीपुर चीनी मिल बंद है। दरभंगा का अशोक पेपर मिल बंद है। समस्तीपुर का जूट मिल बंदी के कगार पर है। समस्तीपुर चीनी मिल बंद है। तो संपूर्ण मिथिलांचल में जो भी उद्योग था वो चौपट हो गया है, ध्वस्त हो गया है और मिथिला को मजदूर सप्लाई जोन बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। चक्रवाती तूफान दाना के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका के मद्देनजर रेलवे ने 12 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेल ने एक विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया है कि यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की संपत्ति की संरक्षा के लिए पटना पुरी स्पेशल, पुरी जयनगर एक्सप्रेस, बेंगलुरु मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस समेत 12 रेलगाड़ियां कल से 25 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। 24 घंटों के दौरान कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। मौसम पूरी तरह शुष्क और दिन गर्म बना रहेगा। सुबह और रात में हल्की धुंध आ सकती है। तो मौसमी सिस्टम के प्रभाव से 23 तारीख रात आने के पहले बिहार के पूर्वी भाग में बादल आने शुरू हो जाएंगे। 24 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्वी भाग एवं दक्षिण बिहार के झारखंड से सटे जिले विशेषकर भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा के झोंके के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान है। सीमा शुल्क विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज पटना में ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छोटे व्यवसायियों के अलावा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों ने भी भाग लिया। इस संबंध में सीमा शुल्क विभाग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों के प्रधान आयुक्त नवीन कुमार जैन ने कहा कि एईओ व्यवस्था से आयात निर्यात को बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। पोटेंशियल तो यहाँ पे बहुत है, जैसा मैंने कहा पोटेंशियल बहुत है। यहाँ पे मुझे लगता है जागरूकता की थोड़ी कमी है, इसीलिए आज हम आके इस प्रोग्राम के बारे में सबको बता रहे हैं। कोई भी इम्पोर्टर हो, कोई भी एक्सपोर्टर हो, कोई भी लॉजिस्टिक ऑपरेटर हो। लॉजिस्टिक ऑपरेटर से मतलब है कि कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट में कोई भी जिसकी कोई भागीदारी हो, वो एईओ स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, बिहार पर्यटन के मामले में देश का प्रमुख राज्य बन सकता है। बिहार में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन करने आई 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम का दौरा आज पूरा। विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर नामांकन में तेजी आई। तरारी से भाजपा के विशाल प्रशांत ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। और राज्य सरकार ने बीसीसीआई के साथ मिलकर पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित करने का फैसला किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त।